Good morning students, once again I welcome you all at my channel Enhance Your Different Skills। आज मैं स्टैंडर्ड 8 डीएवी पब्लिक स्कूल का चैप्टर 4 लेकर आई हूँ, साइंस का फोर्स एंड प्रेशर। इसमें मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ABCD का पूरा जो है सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड आप पूरा वीडियो देखें, सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे, सारे डॉट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, वैसे कोई भी चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे चैट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 फोर्स एंड प्रेशर विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 कि अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो वो जो है प्ले करना कब स्टार्ट करेगा? जब दो बॉडीज़ जो एक दूसरे के इंट्रैक्ट में होगा, है ना, इंट्रैक्ट विद ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 2, जब आप कुएं से पानी ड्रॉ करते हो, कुएं वेल से पानी निकालते हो, तो आप क्या करते हो? रोप को, रस्सी को अपनी ओर खींचते हो, यानी पुल करते हो, पुल द रोप। क्वेश्चन नंबर 3, एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, जब आप कोई अनबैलेंस्ड फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तो क्या होगा? उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, उसका मोशन चेंज हो सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कि क्रिकेट गेम में जो पीछे जो विकेट होता है उसमें जो बेल लगा होता है ऊपर, है ना, उस पर अगर बॉल स्ट्राइक करता है तो ये कौन से फोर्स का एग्जांपल है? तो मस्कुलर फोर्स, क्योंकि जब आप बॉल को थ्रो करते हो तो यू अप्लाई योर मस्कुलर फोर्स, या फिर यू कैन से कॉन्टैक्ट फोर्स ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि जब आप ड्राई वेदर में अपने क्लॉथ्स को, सिंथेटिक शर्ट को अगर टेक ऑफ करते हो तो आपके बॉडी के जो हेयर हैं वो रेज हो जाते, खड़े हो जाते। क्यों? क्योंकि एज वी नो कि जब दो ऑब्जेक्ट रब करते हैं एक दूसरे से तो उसमें चार्जेस प्रोड्यूस होता है इन पेयर, जिसके कारण वो जो है चार्जेस के कारण जो हमारे बॉडी का जो हेयर है वो रेज कर जाता है। तो ये कौन सा फोर्स है? यू कैन से फ्रिक्शनल फोर्स, बिकॉज ऑफ रबिंग इट हैपन्स, सो दैट्स वाई इट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है जब हम हायर अल्टीट्यूड पे जाएंगे तो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। हायर अल्टीट्यूड्स मीन्स ऊपर, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो डिक्रीज करेगा। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर बी, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ फोर्स में चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो या जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो जो फोर्स का इफ़ेक्ट है वो भी चेंज हो सकता है, वो भी डायरेक्शन चेंज हो सकता है ऑब्जेक्ट का, या फिर उसका मोशन भी चेंज हो सकता है ना, कम या ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर बी कि फोर्स हैज़ टू बी स्पेसिफाइड बोथ इन टर्म ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसका वो आप कितना फोर्स, यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या है और किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये दोनों होना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए ये ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रिक्शनल फोर्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नो, फ्रिक्शनल फोर्स तभी होगा जब दो बॉडी जो है एक दूसरे के फिजिकल टच यानी कि कांटेक्ट में रहेंगे, तो ये फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अगर गैस से भरा हुआ बलून जो है ऊपर उठता है तो क्या अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ स्मॉलर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी? तो नहीं, जब तक जो है अपवर्ड फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से लार्जर नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ऊपर नहीं जाएगा, यानी अपवर्ड फोर्स शुड बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वी कैन रिड्यूस द प्रेशर ऑफ अ गिवन फोर्स बाय इंक्रीजिंग द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट्स। एज़ वी नो दैट कि अगर प्रेशर को रिड्यूस करना चाहे तो उसका एरिया इंक्रीज़ कर दे तो प्रेशर अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये सही है, एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर रिड्यूस होगा यानी डिक्रीज़ करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पानी से भरा हुआ एक बॉटल है तो क्या सबसे कम लिस्ट जो है प्रेशर बॉटम पे एग्जर्ट होगा और सबसे हाईएस्ट सरफेस ऑफ वाटर पे? तो इट्स फॉल्स, क्योंकि जितना ज़्यादा वाटर का डेप्थ होगा उतना ही ज़्यादा उसका प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज़ करेगा। तो सबसे ज़्यादा आपका डेप्थ कहाँ पे मिलेगा? बॉटम, है ना, बॉटम पे मिलेगा। तो बॉटम पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा एंड सरफेस ऑफ वाटर पे सबसे कम, तो ये फॉल्स हो गया।
ओके देन क्वेश्चन नंबर सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि व्हेन टू फोर्सेस अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट आर इक्वल एंड अपोजिट देन दिस फोर्सेस, अगर फोर्स हम जो अप्लाई कर रहे हैं, दो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अगर वो इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट नहीं होगा। इसका शेप चेंज हो सकता है मगर कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए इसमें से कौन जो है कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। तो मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स यानी बी एंड डी आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि दोनों जो है बिना कॉन्टैक्ट का ये फोर्स अप्लाई ही नहीं हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, करे रोहिणी एक बॉक्स को पुश करती है टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, है ना। तो उसकी फ्रेंड उसका हेल्प करना चाहती है उस बॉक्स को पुश करने में, ताकि वो बहुत फास्टर जो है वो मूव कर सकते। तो उसकी फ्रेंड जो है किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो वो भी पुश करेगी जिस डायरेक्शन में रोहिणी जो है फोर्स लगा रही उसी डायरेक्शन में। पुश द बॉक्स इन द वेस्ट डायरेक्शन विद अ फोर्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, कितना भी कम या ज़्यादा मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, मगर उसी डायरेक्शन में वो भी फोर्स लगाएगी जिस डायरेक्शन में उसकी फ्रेंड रोहिणी लगा रही थी, तभी जो है बॉक्स जो है फास्टर मूव करेगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक कंटेनर है उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें पॉइंट जो डिनोटेड किया हुआ है ए, बी एंड सी। अब इसमें से कह रहा है कि इसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है प्रेशर के अनुसार, किस पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर लगता है। तो जैसे जैसे हम लोग बॉटम की ओर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर जो बढ़ेगा, है ना, और ऊपर की ओर प्रेशर घटेगा। तो सबसे ज़्यादा जो है प्रेशर जो है एट सी रहेगा, उसके बाद प्रेशर एट बी एंड उसके बाद प्रेशर एट ए, यानी ए पे सबसे कम प्रेशर। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा है कि एक अम्पटी बॉटल है उसको किस पोजीशन में रखें कि सबसे मैक्सिमम प्रेशर एग्जर्ट हो टेबल पे, है ना। तो एज वी नो दैट कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो जिस तरह आप बॉटल रखेंगे अगर सरफेस एरिया जिसका सबसे कम होगा तो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा, है ना। कॉन्टैक्ट जो सरफेस एरिया है वो कम होना चाहिए। तो पोजीशन बी में देखिए जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया है सबसे कम है, तो इस तरह से बॉटल रखने में सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है एग्जर्ट होगा, मैक्सिमम प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप ड्रॉपर के बल्ब को प्रेस करते हैं और नोज़ल जो है अंडर वाटर केप्ट है, रखा हुआ है, तो ड्रॉपर के अंदर का जो एयर है वो पानी में चला जाता है और वो बबल्स के रूप में दिखता है। और जब आप उस पर से ड्रॉपर से अपना प्रेशर को रिलीज़ कर लेते हैं तो उसके अंदर पानी ड्रॉपर के अंदर भर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है चूँकि ड्रॉपर के अंदर से एयर निकल गया है तो उसका प्रेशर कम हो गया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने के कारण वो वाटर को जो फोर्स करेगा ड्रॉपर के अंदर जाने के लिए, और जिससे कि पानी ड्रॉपर के अंदर रेज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसका लेंथ 100 सेंटीमीटर, ब्रेथ 50 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है 20 सेंटीमीटर है। तो इसको किस तरह से रखें कि सबसे ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट हो, है ना। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए एरिया कम होना ज़रूरी है। तो एरिया कब कम होगा? जब इसे ब्रेथ एंड हाइट वाइज हाइट के साइड से रखेंगे तो इसका जो बेस बनेगा उसका एरिया कम होगा, क्योंकि ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ जो है 50 है और हाइट 20, यानी 50 इंटू 20 100 और सभी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे कम एरिया जो है ब्रेथ एंड हाइट वाइज रखने से होता है, तो यहाँ पे प्रेशर जो है सबसे मैक्सिमम एग्जर्ट होगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। होते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। अब यहाँ पे सिचुएशन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई करना है कि फोर्स कौन एग्जर्ट कर रहा है और उसका इफ़ेक्ट क्या है। तो फर्स्ट में स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सर्ट इट्स जूस, यानी कि लेमन से जूस निकालने समय कौन एजेंट है? फिंगर, क्योंकि फिंगर के हेल्प से ही जो है जूस निकल रहा है। और इफ़ेक्ट क्या क्या हुआ? यहाँ पे लेमन का जो है शेप चेंज हो गया, डिफॉर्म्ड हो गया, जिसके कारण ही जूस निकला। क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस, यानी जूस निकालने के लिए लेमन को स्क्वीज़ करना, निचोड़ रहा है। तो यहाँ पे एजेंट कौन है? फिंगर, क्योंकि फिंगर के हेल्प से ही जो है जूस निकल रहा है। तो इस इफ़ेक्ट क्या दिखा
टू चेंज इन शेप ऑफ लेमन। लेमन का जो शेप जो है चेंज हो गया, डिफॉर्म्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है कि एक पर्सन जो ड्राइविंग कर रहा है स्विमिंग पूल में, तो यहाँ पे एजेंट कौन हो गया? वो पर्सन है ना, द पर्सन। और इफेक्ट क्या दिख रहा है? वो अपने मोशन को घटा बढ़ा सकता है, डिक्रीज़ कर सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है कि एक लेबरर जो है लोडेड कार्ट को जो है मूव कर रहा है, तो एजेंट लेबरर हो गया। और इफेक्ट क्या दिखेगा? वो अपने मोशन को और डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है कि एक जो कार है, मूविंग कार, वो रेस्ट में आ जाता है कब? जब इंजन को स्विच ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है एजेंट कौन है? तो इंजन के कारण ही जो है कार जो है रेस्ट में आ गया। और यहाँ पे इफेक्ट क्या दिख रहा है? चेंज इन स्टेट, यानी कि मोशन में है तो रेस्ट में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक एथलीट है जो हाई जंप करता है टू क्लियर अ बार केप्ट एट अ सर्टेन हाइट। तो यहाँ एजेंट कौन है? तो एथलीट्स है। और इफेक्ट क्या हो सकता है? चेंज इन मोशन, वो अपने मोशन में जो है चेंज करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे नॉन जीरो फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या वो ऑब्जेक्ट अपने कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन कर पाएगा? तो नहीं, नो, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप नॉन जीरो फोर्स यानी अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं। तो अनबैलेंस्ड फोर्स मीन्स कभी आप कम फोर्स लगा रहे कभी ज़्यादा, तो इससे आपका स्पीड जो है कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। उसका स्पीड जो है हमेशा चेंज होता रहेगा, ऑब्जेक्ट का स्पीड हमेशा चेंज होता रहेगा ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या है? तो ऐसा पेयर ऑफ फोर्स है जिसमें जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, और उसका रिजल्टेंट फोर्स जो है जीरो होगा। और ये जो है कभी भी स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट चेंज नहीं कर सकता, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा अगर आप बैलेंस फोर्स अप्लाई करो। और जैसे कि आप एक साइड से 10 न्यूटन अप्लाई करो तो दूसरी साइड से भी 10, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करने से उसका स्टेट जो है चेंज नहीं होगा। यही है आपका बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या है? एक ऐसा पेयर ऑफ फोर्स जिसमें अनइक्वल मैग्नीट्यूड के साथ जो है मैग्नीट्यूड के साथ फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिससे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? नॉन जीरो। और इसमें आपका स्टेट चेंज होगा, रेस्ट जो है मोशन में आ सकता है, मोशन जो है रेस्ट में जा सकता है, और शेप भी चेंज हो सकता है। यही जो है अनबैलेंस फोर्स हो गया। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट का होना ज़रूरी है, तभी ये कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वर्क करेगा, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होगा? फिजिकल अटैचमेंट, यानी फिजिकल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है, वो डिस्टेंस मेंटेन करके भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को एग्जर्ट कर सकता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स बोथ आर द एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। डिस्टेंस मेंटेन करते हुए भी ये जो अपना काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि जब आप किसी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकोगे तो उसकी स्पीड पे क्या असर होगा ऊपर जाते समय? रीज़न देना है। जब हम किसी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेंगे तो वो जो है समय के साथ साथ हमारा मस्कुलर फोर्स का जो इफ़ेक्ट है कम होता जाएगा, तो स्पीड भी जो है डिक्रीज़ होता जाएगा। और ग्रेविटेशन फोर्स भी उस बॉल को अपनी ओर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स का जो इफ़ेक्ट है टाइम के साथ जो घटता जा रहा है, जिसके कारण स्पीड भी जो है डिक्रीज़ करेगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ये जो पिक्चर दिया हुआ है, एक बंदा जो है पैराशूट के साथ नीचे उतर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, और यहाँ पे किस तरह का फोर्स अप्लाई हो रहा है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उस बंदे को पैराशूट के साथ अपनी ओर पुल कर रहा है। और ये कैसा फोर्स है? इट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे टच में नहीं है, फिजिकल टच में, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का बी देख लेते क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है कि अगर वो बंदा जो है विदाउट पैराशूट नीचे आए तो क्या वो सेम ही स्पीड से आएगा? तो नहीं, है ना,
क्योंकि अगर वो बिना पैरासूट का आएगा तो सरफेस एरिया यहाँ पे कम हो जाएगा। एज़ वी नो कि क्या होगा, सरफेस एरिया पैरासूट जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जो कि प्रोड्यूस क्या करेगा, हायर रेजिस्टेंस टू एयर, एयर में ज़्यादा रुकावट प्रोड्यूस करेगा, तो एयर क्या करेगा, उसकी स्पीड को रिड्यूस कर देगा। इट मीन्स जब वो बंदा पैरासूट के साथ आएगा तो उसका स्पीड कम होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और विदाउट पैरासूट आएगा तो सरफेस एरिया कम होने के कारण उसका स्पीड ज़्यादा होगा, क्योंकि एयर में रुकावट कम पैदा होगा, जिसके कारण वो जो है उसकी स्पीड में भी रुकावट कम पैदा होगा, और वो विदाउट पैरासूट ज़्यादा तेज़ी से नीचे की ओर आएगा कंपेयर टू विद पैरासूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट वुड द प्रेशर में क्या चेंजेस आएगा। ए में दिया हुआ है कि जब एरिया को डबल किया जाए और थ्रस्ट को कांस्टेंट रखा जाए। एज वी नो कि प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाई सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया जब ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा यानी डबल हो रहा है, तो जब डबल होगा सरफेस एरिया तो प्रेशर यहाँ पे हाफ हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है कि अगर थ्रस्ट को डबल करेंगे और एरिया को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे एज वी नो कि प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाई सरफेस एरिया, यानी कि अगर यहाँ पे थ्रस्ट जो है वो बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, बिकॉज प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट। तो यहाँ पे थ्रस्ट जो डबल होगा तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके, नॉट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक डाइवर जो है 100 सेंटीमीटर बिलो रहेगा या फिर 200 सेंटीमीटर बिलो रहेगा वाटर के अंदर, तो किस सिचुएशन में ज़्यादा प्रेशर उसको फील होगा। तो जब नेचुरली है कि एज वी नो दैट कि अगर वाटर के अंदर जितना ज़्यादा डेप्थ होगा उतना ही ज़्यादा उसका प्रेशर होगा। तो डाइवर जो है जितना नीचे, यानी यहाँ पे 200 सेंटीमीटर अगर नीचे रहेगा तो उसे ज़्यादा प्रेशर फील होगा कंपेयर टू 100 सेंटीमीटर बिलो। क्वेश्चन नंबर ई का 1, डिफाइन फोर्स को डिफाइन करना और बताना है कि क्या दो बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने पे ही फोर्स जो है एग्जिस्ट करेगा बिटवीन देम। तो पहले हम लोग फोर्स को डिफाइन कर लेते हैं। फोर्स क्या है, फोर्स इज़ नथिंग, इट इज़ ओनली पुल और पुश अपॉन एन ऑब्जेक्ट, है ना। जब किसी ऑब्जेक्ट को पुल और पुश करते तो वही फोर्स है। इंट्रैक्शन विद वन अनदर, दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के इंट्रैक्ट में रहेंगे, और नहीं ये कोई ज़रूरी नहीं कि दो बॉडीज़ जो है एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे तभी जो है फोर्स एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करने के लिए जो डिस्टेंस भी में भी हो सकता है, जैसे कि आपका अगर आप एक बॉल जो है ऊपर से नीचे गिर रहा है फॉलिंग फ्रॉम हाइट, तो यहाँ पे तो कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, बॉल ऊपर से गिर रहा है। सेकेंड जो जैसे अनलाइक पोल्स जो एक दूसरे, पोल्स ऑफ मैग्नेट जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तो यहाँ पे बिना कांटेक्ट के ही दोनों फोर्स जो है काम कर रहा है। इट मीन्स इट्स नॉट नेसेसरी फॉर एग्जिस्टिंग फोर्स द ऑब्जेक्ट शुड बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट। नेक्स्ट है कि 3 इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स, यानी कि फोर्स के 3 इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो है उसका स्टेट जो है चेंज हो सकता है। मोशन है तो रेस्ट में आ सकता है, रेस्ट है तो मोशन में, जैसे एक बैट्समैन जो है बॉल को हिट करता है तो ये मोशन हो गया, स्टेट चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है चेंज इन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज भी चेंज हो सकता है। जैसे चपाती हम लोग बनाते हैं डो से, तो उसका से फोर्स अप्लाई करने से शेप एंड साइज चेंज हो गया। नेक्स्ट चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो फोर्स अप्लाई करने से हम उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग कार से जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट करना है तो हमें फोर्स अप्लाई करना होगा, डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ए में कह रहा है कि स्नो शूज़ जो होता है ज़्यादा इफेक्टिव होता है देन ऑर्डिनरी शूज़, जो हम लोग जनरली जो ऑर्डिनरी शूज़ यूज़ करते हैं फॉर वॉकिंग ऑन स्नो पे चलने के लिए। क्योंकि सबसे पहले स्नो जो होता है उसमें कम फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन कम होने के कारण चलने में प्रॉब्लम होता है, और जबकि स्नो शूज़ जो होता है ब्रॉडर होता है कंपेयर टू ऑर्डिनरी शूज़, तो ब्रॉडर होने के कारण हमारे बॉडी का जो वेट जो होता है उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लार्जर सरफेस एरिया पे, और कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा और हम लोग कंफर्टेबली जो है स्नो पे वॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है, कह रहा है कि पॉटर जो अपने हेड पे जो है
लार्ज राउंड पीस ऑफ क्लॉथ रखता है जब वो हैवी लोड को कैरी करता है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण लोड के कारण जो प्रेशर पड़ता है हेड पे वो डिक्रीज़ कर जाता है। एज वी नो दैट कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि एरिया बढ़ेगा तो जो प्रेशर लोड के कारण जो सर पे लगेगा वो डिक्रीज़ करेगा और इजी वे में वो हैवी लोड को भी कैरी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है कि शार्प नाइफ से वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को कट करना इफेक्टिवली होता है देन टू अ ब्लंट नाइफ, क्योंकि शार्प नाइफ का जो एरिया जो होता है वो लेस होता है कंपेयर टू ब्लंट नाइफ, और एरिया कम होने से प्रेशर जो है ज़्यादा एग्जर्ट होगा, क्योंकि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी एरिया जब कम है तो प्रेशर जो है ज़्यादा एग्जर्ट होगा। इसीलिए जो है शार्प नाइफ से जो है ईजी वे में हम लोग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को काट सकते हैं कंपेयर टू ब्लंट नाइफ। क्वेश्चन नंबर डी में कह रहा है कि स्कूल बैग्स में जो है वाइड स्ट्रैप्स जो होता है प्रोवाइड किया रहता है टू कैरी देम, क्योंकि वाइड स्ट्रैप्स क्या है, उससे जो है सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेगा। जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर आपका कम हो रहा है, क्योंकि जो है सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण जो वेट का जो प्रेशर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारे कंधों पे और हम लोग कंफर्टेबली जो है कैरी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में कह रहा है कि इट इज़ मच ईजियर टू ब्रस्ट एंड इन्फ्लेटेड बलून विद अ निडल। निडल से ब्रस्ट करना, बलून में से एयर निकालना ईजी होता है ना, कंपेयर टू फिंगर, क्योंकि निडल का जो है पॉइंटेड एंड होता है, स्मॉलर सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया कम होने से क्या होगा, प्रेशर जो है उसमें ज़्यादा एग्जर्ट होगा, क्योंकि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दैट्स वाई इट इज़ मच ईजियर टू ब्रस्ट एंड इन्फ्लेटेड बलून विद अ निडल देन डायरेक्टली विद द फिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ में कह रहे हैं कि माउंटेनर्स जो होते हैं वो जो है नोज़ ब्लीडिंग, माउथ ब्लीडिंग से सफ़र करते हैं हाई अल्टीट्यूड पे। क्यों? क्योंकि जब जैसे जैसे हम लोग हायर अल्टीट्यूड पे यानी ऊपर की ओर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो डिक्रीज़ करता है, और जिसके कारण ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारे अंदर का प्रेशर जो होता है ज़्यादा हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, तो हमारे अंदर के प्रेशर को कम करने के लिए वो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है और इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एयरप्लेन्स के जो केबिन्स होता है उसे प्रेशराइज्ड क्यों किया जाता है पैसेंजर के सेफ्टी के लिए जब एटमॉस्फेयर में फ्लाई करता होता है। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग हायर अल्टीट्यूड पे जाते, ऊपर की ओर जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है डिक्रीज़ होता है और हमारे अंदर का बॉडी प्रेशर जो होता है वो बढ़ा हुआ रहता है ना, तो जिसके कारण पैसेंजर को अनकंफर्टेबल फील होता है। दैट्स वाई टू मेंटेन द प्रेशर ऑफ एयरप्लेन्स बाय इंक्रीजिंग टू अ सफिशिएंट वैल्यू, इसीलिए एयरप्लेन्स के प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाता है एक सफिशिएंट वैल्यू तक, ताकि हमारे बॉडी का प्रेशर और एयरप्लेन्स का जो प्रेशर है वो बैलेंस रहे और कंफर्टेबली जो है पैसेंजर ट्रैवल कर सके हायर अल्टीट्यूड में भी। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि दो रॉड हैं ए एंड बी, जिसका वेट एंड लेंथ जो है इक्वल है मगर थिकनेस जो है अलग अलग है, और एक लड़का जो है बीच के किनारे खेल रहा है, उसे वर्टिकली जो सैंड के नीचे जो है उसे डालना चाह रहा है, तो कौन सा जो है रॉड जो है लेस सिंक करेगा? तो डेफिनेटली बी रॉड जो है कम सिंक करेगा, क्योंकि बी का जो सरफेस एरिया जो है ज़्यादा है और ज़्यादा होने के कारण उस पर जो है जब हम फोर्स दोनों पे इक्वल अप्लाई करेंगे तो बी रॉड पे फोर्स का इफेक्ट जो है प्रेशर कम होगा, जिसके कारण वो नीचे कम जाएगा, क्योंकि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो वी का सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण वो कम प्रेशर क्रिएट करेगा और वो सैंड के अंदर कम सिंक करेगा कंपेयर टू रॉड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे एक जो है कंटेनर है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें 3 होल्स किए हुए ए बी एंड सी। अब इसमें से और वहाँ पे अभी पानी भर के वहाँ पे सेलो टेप लगाया हुआ है। अब जब सेलो टेप हटाएंगे तो क्या होगा, यही बताना है। तो जब हम यहाँ पर से सेलो टेप को पुल आउट करेंगे तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि तीनों होल्स में से स्ट्रीम ऑफ वाटर जो है निकलता है, बट पॉइंट ए से जो है वाटर जो निकल रहा है वो लार्जर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ये ऐसा क्यों? क्योंकि पॉइंट ए पे ज़्यादा प्रेशर जो है वाटर का एग्जर्ट हो रहा है, जिसके कारण वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा।
और पॉइंट सी से जो वाटर का स्ट्रीम निकल रहा है वो सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्योंकि डेप्थ जितना ज़्यादा बढ़ेगा प्रेशर उतना ही बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ओके देन, देखिए यहाँ पे फिगर को ड्रा करके समझाया हुआ है कि पॉइंट ए से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, पॉइंट बी से उसके बाद, एंड सबसे ऊपर वाला पॉइंट सी से सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ये ड्यू टू द डेप्थ ऑफ द वाटर, जितना ज़्यादा डेप्थ उतना ही ज़्यादा प्रेशर और उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ओके देन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉटल है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें 2 होल्स किए हुए हैं, पॉइंट ए पे एंड बी पे, और दोनों जो होल्स हैं सेम हाइट पे किया हुआ है। अभी फ़िलहाल सेलो टेप साटा हुआ है, तो जब सेलो टेप हटाएंगे तो क्या होगा, है ना, ये बताना है। तो जब हम वहाँ से सेलो टेप को रिमूव करेंगे तो वहाँ से पानी का स्ट्रीम जो है दोनों होल से निकलेगा एंड इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। क्यों? बिकॉज द लिक्विड प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, क्योंकि इस पॉइंट पे चूँकि दोनों का जो हाइट जो है, डेप्थ जो है वो पानी का सेम है, तो इक्वल हाइट पे है, तो यहाँ पे इक्वल जो है प्रेशर एग्जर्ट होगा, जिसके कारण इक्वल डिस्टेंस ये इसके स्ट्रीम, जब पानी के स्ट्रीम बाहर निकलेंगे तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम अल्टीट्यूड को चेंज करेंगे तो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी चेंज होगा, और कह रहा है कि जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसमें भी क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एज वी मूव टुवर्ड्स हायर अल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। टेम्परेचर को चेंज करने से क्या होगा, टेम्परेचर जब चेंज होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस होगा, अर्थ सरफेस पे सभी जगह अलग अलग हीटिंग होगा, जिसके कारण क्या होगा, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी अलग अलग होगा। जैसे कि हॉटर प्लेस का पे जो एयर होता है वो वार्म होता है, वार्म होने के कारण क्या होता है, लाइटर होता है, जिसके कारण वो जो है हल्का होने के कारण जो है एक प्लेस से दूसरे कूलर प्लेस की ओर जाएगा। इस तरह से वार्म एयर में लो प्रेशर होगा कंपेयर टू कूलर एयर। नाउ ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर हैव बीन सॉल्व्ड। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू, सो स्टे कनेक्टेड विद मी। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।